जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10 की किताब केमिस्ट्री की, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर जो कि कहलाएगा चैप्टर नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, हम पहले इस चीज़ को जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहले हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में जो है वो सीखेंगे कि आखिर रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद हम लॉ ऑफ मैथ एक्शन पढ़ेंगे कि आखिर लॉ ऑफ मैथ एक्शन क्या है और ये किसने दिया था, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा लॉ ऑफ मैथ एक्शन पढ़ने के बाद हम इनके कुछ डेरिवेटिव्स भी निकालेंगे, यानी कुछ एक्सप्रेशंस निकालेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जब पढ़ लेंगे तो हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे हम के सी कहते हैं। अब के सी की वैल्यू जो है जो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके हम कुछ फ़वाइद भी पढ़ेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे और फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है के सी की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये चैप्टर तकरीबन के सी की वैल्यू के राउंड ही घूमता है और उससे पहले रिएक्शंस के राउंड पे घूमता है, यानी कुछ रिएक्शन जो आपने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 9 में, आखिरी चैप्टर, दैट वाज बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी। तो आप कह लो कि थोड़ा सा मिलता जुलता चैप्टर है रिगार्डिंग दैट। सो ये इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में ये पढ़ा कि हमारे पास अगर एक तराजू है तो तराजू की दोनों एतराफ पे अगर वजन बराबर हो तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं या इक्वल कहते हैं। तो ये तो आप इस बात से तो आप एग्री करते होंगे। लेकिन लेट्स से दैट अगर ये तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो फिर डेफिनेटली ये लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है तो एक साइड इसकी भारी हो जाएगी। अगर यहाँ पर वज़न हल्का है तो ये वाली साइड भारी हो जाएगी, यहाँ पर वज़न कम है तो ये भारी हो जाएगी। तो ये आपको तो एक कॉमन सेंस से समझ में आ जाती है बात। लेकिन स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये साइंसदानों ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली कह लें कि केमिकल्स की बराबरी है। अब आप सोचेंगे कि केमिकल्स क्या होते हैं, तो केमिकल्स में आप कह सकते हैं कि केमिकल्स एटम्स हो सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस केमिकल होता है, एटम्स हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कंपाउंड जो हैं वो केमिकल्स हैं, और फिर कंपाउंड्स से डेफिनेटली आप भी बने हैं, मैं भी बना हूँ, और ये पूरी दुनिया की तख्लीक कंपाउंड से हुई है। तो लिहाजा दुनिया में हमें जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये एक अपनी नौयत का एक केमिकल है। तो लिहाजा केमिकल जो है उसके ऊपर हमने इस चैप्टर पे रिसर्च करनी है, हमने जानना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब लेट्स से दैट कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर आपने समझना है कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपसे सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पे आता हूँ। मैं एक छोटी सी बात पहले आपको समझाऊंगा कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस गोज टू कंप्लीशन मोस्टली, यानी कि अगर हम देखें चेंजेस जो हो रही होती हैं तो आप कह लें कि केमिकल चेंजेस हों या फिजिकल चेंजेस हों, वो चेंजेस मोस्टली कंप्लीट हो जाती हैं। यानी लेट्स से दैट कि आपने उठ के बैठना है तो एक फिजिकल चेंज आया कि आप उठे और फिर बैठे, तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज जो कि कंप्लीशन को चला गया। या जैसे आप पैदा हुए और आप फिर मर गए, मिट्टी से आए थे मिट्टी में चले गए, ये भी बात कंप्लीशन को चली गई। तो आप अमूमन देखेंगे कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी कंप्लीशन को चले जाते हैं, और फिर इसके अलावा कुछ फिजिकल चीज़ें हो रही हैं जिनमें ज़ाहरी तौर पे आपको नज़र आती हैं, वो भी कंप्लीशन को चली जाती हैं। लेकिन सर्टन टाइम्स ऐसा नहीं भी होता, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो एक कंप्लीट रिएक्शन होता है इसके ऊपर हम बात करें तो मतलब एक अगर फिजिकल चेंज आया, एक कंप्लीट फिजिकल चेंज आया, तो हम इसको कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया हुआ है। लेट्स से दैट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए, अगर ए और बी ने आपस में रिएक्शन किया और उसने क्या बना दिया, सी बना दिया और डी बना दिया, और फिर डी और सी ने फिर रिएक्शन किया, आपस में ए बना दिया और बी बना दिया। तो यहाँ क्या सीन हुआ, यहाँ पर ये सीन हुआ कि जो ए और बी हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, जबकि जो सी और डी हैं वो भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो ए और बी बना रहे हैं। तो इसको तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन। लेकिन अगर ए और बी जितने भी थे सब ने आपस में रिएक्ट किया और सी और डी बना दिया, इसको हम कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। यानी कि ए और बी ने आपस में रिएक्शन किया और सी और डी बना दिया जितना कि वो बना सकते थे। लेट्स से दैट आपने
हाइड्रोजन गैस ली, आपने ऑक्सीजन गैस ली और दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया और पानी बन गया। अब जितनी हाइड्रोजन गैस थी, जितनी ऑक्सीजन गैस थी, जितना उन्होंने रिएक्शन करना था आपस में किया और उन्होंने पानी बना दिया। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। अगर आप ये कहें कि अब पानी जब बन गया और पानी अब टूटेगा वापस हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, तो ये बात सच नहीं है। पानी शायद आपको टूटता हुआ कभी भी ज़मीन पर नज़र नहीं आएगा। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि पानी जो है वो ए और बी, सी और डी में या सी में तो जाता है, मतलब ए और बी और सी में तो जा रहा है, लेकिन सी वापस टूटकर ए और बी की शक्ल इख्तियार नहीं कर रहा है। तो ये एक रिएक्शन कहलाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। कंप्लीट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में नहीं आएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे लेट्स से दैट हम हाइड्रोजन गैस को ले लेते हैं और आयोडीन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं और ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, इसे हम हाइड्रोजन आयोडाइड कहेंगे। तो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है स्टूडेंट्स, ये आप कह लो कि टूट कर वापस जो है हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन में आ जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही ऐसा होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये और ये मिलेंगे और आपस में सी बनाएंगे और सी खुद टूटेगा भी और ए और बी में वापस आ जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं कहलाएगा। इस हम रिएक्शन को कहेंगे इनकम्प्लीट रिएक्शन, या फिर इसको नाम क्या दे देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। और निशानी उसकी ये होगी कि आपको ये एरो बनता हुआ नज़र आएगा। ये डबल एरो इस बात की निशानी होती है कि ये डबल एरो हमें समझाता है कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है या रिवर्सिबल है। तो अब ये रिएक्शन जो कि कंप्लीट रिएक्शन है, फिर इसको आप नाम देंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको आप, इरिवर्सिबल रिएक्शन का इसको नाम देंगे। एक छोटी सी मिसाल जो है मैं आपको और समझा देता हूँ, और मैं आपको समझाऊंगा ये मिसाल रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो कि हमारी कुदरत में हो रही है, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर रिवर्सिबल रिएक्शन की एक कॉमन एग्जांपल और क्या हो सकती है। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आपसे कि नेचुरली हम एक एग्जांपल को जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों मैंने अभी आपको समझाने हैं, लेकिन अभी मैं आपको सबसे पहले कुछ नेचुरल एग्जांपल बताऊं केमिकल इक्विलिब्रियम की। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे हमारे पास एक जानदार है जिसको हम प्लांट कह सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट हो गया है, मैंने प्लांट करना था, और ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म से आप मछली भी ले लें, आप कुछ कीड़े मकोड़े ले लें, इंसानों को ले लें, जानवरों शेरों को ले लें, जिसको मर्जी ले लें। तो ये हमारे पास एक आपको नज़र आ रहा है ह्यूमन। इसका क्या काम है, ये रहता है किसमें, हवा में। आपको पता है इर्द गिर्द के माहौल में क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। अब आपको ये भी पता है कि इर्द गिर्द के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इर्द गिर्द के माहौल में ऑक्सीजन भी है, इर्द गिर्द के माहौल में नाइट्रोजन भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मैं वास्ता लूँगा। कहते हैं जी कि जो लाइफ गैस है इंसानों के लिए, जानदारों के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पेसिफिकली, वो है एनिमल्स कह लें आप। ठीक है, एनिमल्स के लिए, ऐसे जानदार जो एनिमल्स कहलाएंगे, इनके लिए ऑक्सीजन लाइफ गैस। जबकि जो पौधे हैं इनके लिए जो लाइफ गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या समझ में आई बात? तो ये समझ में आई ना कि ना तो हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं और ना ही हम कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जिंदा रह सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि इनकी मिकदारें बनाई। लेट्स से दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है दैट इज समथिंग लाइक 0.034%, और जो ऑक्सीजन है ये आप सबको पता होगा दैट इज 21%, और जो नाइट्रोजन है दैट इज 78%। तो हमें क्या समझ में आ रही है बात? हमें ये बात समझ में आ रही है कि इन गैसों का या इन केमिकल्स का हवा में एक तनासुब मौजूद है, एक रेशो मौजूद है, एक परसेंटेज मौजूद है, और वो परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं, छेड़ नहीं सकते। वी कैन डिस्टर्ब इट, क्योंकि हमने आगे जाकर ये भी पढ़ना है कि जो ऑक्सीजन गैस है, सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इवन जो हवा में बादल होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, वेपर्स होते हैं,
तो ये दोनों गैसें मिलकर हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रहने के काबिल रखती हैं। यानी जो रेंज है, जो भी रेंज मुख्तलिफ इलाकों में, पता है आपको ज़मीन के मुख्तलिफ टेम्परेचर की रेंज होती है, उसको ये बरकरार रखती हैं। अगर ये गैसें, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूँगा, अगर ये कम ज़्यादा हो जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बड़ा नुकसान है, फिर आने वाला वक्त क्या है, मुश्किल है। तो लिहाजा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज के इस लेक्चर में कि भाई देयर इज़ समथिंग गोइंग नेचुरली, एक नेचुरली कुछ चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? अब आपको पता है कि जो इंसान हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, ये ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं फेफड़ों में, वट एवर द रेस्पिरेटरी काइंड्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो निकाल देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये बात तो आपको पता लग गई। अब पौधों में ये चीज़ उल्टा है। अब पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए लाइफ गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को जो है ये बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी कि इनके लिए ऑक्सीजन एक किसी हद तक वेस्ट गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ गैस है, लेकिन हमारे लिए ऑक्सीजन एक लाइफ गैस है। तो जो भी रेशो है, यानी कि 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड और 21%, यानी इसका डिस्टर्बेंस भी हुआ, थोड़ा बहुत ही होगा, क्योंकि 20% ऑक्सीजन का मतलब है कि टनों से टनों हिसाब से ट्रिलियंस ऑफ टन जो है वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड कम ज़्यादा हो जाए या ये थोड़ी बढ़ जाए या कम हो जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो देखें, क्या ये इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या ये बराबरी नहीं है कि जो जानदार हैं और पौधे हैं मिलकर इन गैसों को, इस केमिकल को क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े और ना ही ऑक्सीजन बढ़े, ना ऑक्सीजन कम हो ना ही कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। तो लिहाजा इस बैलेंस को आप नाम क्या देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और ये बैलेंस ना सिर्फ पौधे कर रहे हैं बल्कि जानदार भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि बैलेंस बरकरार रखें। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब आपसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे लेट्स से दैट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। अब ये अगर आपस में आप इनको गैसों को मिला लें, लेट्स से दैट कि आपने एक सिस्टम बना लिया, एक आपने कोई सिलेंडर सा बनाया, ये सिलेंडर काफ़ी महंगा बना, प्लैटिनम का बना हुआ है, और इसमें आपने जो है यहाँ से ऑक्सीजन गैस को डाल दिया, यहाँ से आपने हाइड्रोजन गैस को डाल दिया। तो ये प्लैटिनम को थोड़ा सा हीट भी करना है आपने, तो प्लैटिनम सिलेंडर के अंदर थोड़ी सी हीट के साथ ये दो गैसें ने आपस में क्या किया, रिएक्शन कर लिया, और इन्होंने सिलेंडर के अंदर क्या पैदा कर दिया, पानी पैदा कर दिया। अब होता ये कि पानी जब अंदर बन गया तो पानी वापस टूटेगा नहीं और दोबारा वापस ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में नहीं आएगा। बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा। साइंसदानों का मानना है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये किस में तब्दील हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में, जबकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील नहीं होते। यानी रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बन जाए लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना बने, इस अमल को हम क्या नाम देंगे, इरिवर्सिबल किस्म की चीज हुई है, ये इरिवर्सिबल किस्म का रिएक्शन हुआ है, ये आपने याद रखना है। आगे अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में जाना इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर ऐसा होता कि ये पानी टूट जाता और दोबारा ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस बन जाता तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, तो इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते या रिवर्स रिएक्शन कहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चले अब ऐसा करके देखते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई अनदर थिंग। अब हमारे पास एक और रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और अब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से दैट मैं आपका यहाँ पर आपको एक फ्लास्क बना के दिखाता हूँ। इस फ्लास्क को हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या कहते हैं इसे? राउंड बॉटम फ्लास्क। अब ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, इसके अंदर अब आपको लेट्स से दैट आपने इसके अंदर डाल दी हैं ये दो गैसें और इसको यहाँ से कॉर्क से इसको बंद कर दिया है। अब आपको ये पूरा फ्लास्क जो है थोड़ा सा पर्पलिश सा नज़र आएगा, पर्पल कलर आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये आप याद रखिएगा कि आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ सकता है, बड़ा तगड़ा एमसीक्यू है, याद रखिएगा। अब इसमें हाइड्रोजन गैस भी है और इसमें हाइड्रोजन गैस के छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं और आयोडीन के बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब होता है क्या कि जब आप इसको थोड़ा सा बंसन बर्नर लगाते हैं, मतलब ये एक बर्नर का नाम है, इसको हम बंसन बर्नर कहते हैं। बंसन एक साइंसदान था, उसके नाम से हमने इस बर्नर का नाम रखा हुआ है। इसका नाम है बंसन बर्नर। क्या नाम है? बंसन बर्नर। और बंसन बर्नर क्या करेगा? हीट करेगा और हीट ऊपर तक पहुंचेगी, इन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेगी और फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूटेगा। ये आयोडीन यहाँ से लैदा हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से लैदा हो गया और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब बन गया तो ये इसका मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, ये आयोडीन के बड़े मॉलिक्यूल्स थे और ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल। और जैसे जैसे आपको पता है कि ये भी देखें, अब ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब मुझे ये बताएं, फ्लास्क में पहले तो हाइड्रोजन गैस थी और आयोडीन मॉलिक्यूल्स थे, राइट? और फिर बाद में क्या बन गया? हाइड्रोजन आयोडाइड। और अब मुझे बताएं, क्या फ्लास्क में आयोडीन है? क्या फ्लास्क में हाइड्रोजन है? द आंसर इज नो, नहीं है, क्योंकि वो सारा तो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड में। तो फ्लास्क क्या हो जाएगा? पर्पलिश किस्म का फ्लास्क था और ये अब क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। यानी ये फ्लास्क आपने जब इसको हीट किया, इसका कलर पर्पल था और जब आपने इसको हीट किया तो इसका कलर जो है वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट क्यों हुआ? इसका कलर ट्रांसपेरेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो आयोडीन थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? हाइड्रोजन आयोडाइड में। उसने हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। और हाइड्रोजन आयोडाइड का पर्पल कलर नहीं होता। तो इस तरीके से क्या हुआ? और लेकिन साइंसदानों ने फिर क्या देखा कि जब थोड़ी सी हीट वापस स्टेबल हुई, रूम टेम्परेचर पे आई, तो दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड टूट गया और दोबारा से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया और आयोडीन मॉलिक्यूल बन गया और दोबारा फ्लास्क क्या हो गया? दैट मेक्स एन आइडिया कि फ्लास्क जो है वो पर्पल हो रहा है। ये मैजिक ही हो गया ना, एक फ्लास्क पर्पल है, आपने हीट किया, पर्पल कलर गायब, और जब हीट से साइड में किया, थोड़ा सा फ्लास्क ठंडा किया, मतलब फ्लास्क पे पानी मारा, फ्लास्क ठंडा हो गया, पर्पल कलर फिर आ गया। आपने कहा सर वाओ, आप तो मैजिशियन निकले, आपने तो जादू करके दिखा दिया। लेकिन ये कोई जादू है? दिस इज नॉट मैजिक। ये तो सिर्फ एक रिएक्शन है जो हो रहा है। और इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? इसमें क्या सीन हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा किस में जा रहे हैं? तो ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये रिवर्स भी आ रहा है। यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो, तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स बनना इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट्स का क्या बनना? रिएक्टेंट बनना इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। इसलिए फॉरवर्ड भी है, रिवर्स भी है, बैकवर्ड भी है, इससे क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। में थोड़ी सी हीट रिक्वायर्ड है। सो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन भी मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अभी मैजिक ख़त्म नहीं किया मैंने। अभी मैं आपको एक रिएक्शन समझाऊंगा जिसमें मैं उसी रिएक्शन को रिवर्सिबल भी करूंगा और इरिवर्सिबल भी करूंगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? या तो रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है या तो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अब आप रिएक्शन को
पहले एक इरिवर्सिबल प्रूव करेंगे, पहले रिवर्सिबल प्रूव करेंगे, फिर इरिवर्सिबल प्रूव करेंगे, ये आप कैसे कर लेंगे? तो ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, राइट? सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपसे हम ऐसे रिएक्शन की जिसको हम रिवर्सिबल भी कह सकेंगे और इरिवर्सिबल भी कह सकेंगे। चलें, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको हम जो है रिवर्सिबल तस्वुर कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा जिसको आप रिवर्सिबल तस्वुर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट और उसको आपने हीट कर दिया। देखें, अब मैं जो फ्लास्क ले रहा हूं, मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क नहीं लेना है, अब मैंने कॉनिकल फ्लास्क लेना है। ठीक है, इस फ्लास्क को क्या कहेंगे? कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क अब मैंने लिया और इसको मैंने बंद किया हुआ है, यानी सिस्टम इज क्लोज। जब मैंने फ्लास्क को ऊपर कॉर्क के साथ बंद कर दिया ना, तो अंदर जो कुछ भी है डेफिनेटली अंदर का मादा बाहर नहीं आ सकता, बाहर का मादा अंदर नहीं जा सकता, मैटर अंदर नहीं जा सकता, सिस्टम इज क्लोज। और इसमें याद रखिएगा कि मैंने लिए हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर, आम जुबान में चूना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट किया। ठीक है, हीट किससे किया मैंने इसको? बंसन बर्नर से। और जब मैंने इसको हीट किया तो फिर सीन ये हुआ कि ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने से टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड में और एक और कंपाउंड में जिसका नाम है क्विकलाइन। ठीक है, क्या बोलोगे? कैल्शियम ऑक्साइड है ना ये, क्या नाम है इसका? और इसको और क्या बोलोगे? क्विकलाइन। इसको क्विकलाइन बोलोगे। तो क्या सीन हो रहा है कि आपके पास ए है, उसको आपने हीट किया है और वो कन्वर्ट हो गया है बी और सी में, यानी कि ये रिएक्टेंट है और ये दो चीजें आपके पास क्या एज अ होल मिल रही हैं, आपको प्रोडक्ट मिल रही हैं। तो लिहाजा ये चीज आपको, और सिस्टम क्या है? क्लोज। याद रखो, सिस्टम क्या है? सिस्टम क्लोज है। तो फिर साइंसदानों का ये मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वापस में आपस में जुड़ेंगे और दोबारा बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर ये मैं कॉनिकल फ्लास्क को ऊपर से कॉर्क दबाई रखता हूं और बंद रखता हूं, तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि टूटा था, इस टूटने के रिएक्शन को कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी ए से बी और सी बने, इस तरह का रिएक्शन कहलाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और फिर याद रखो कि बी और सी ये दोनों आपस में मिलेंगे और बनेगा ए, इसे हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। यानी ऊपर हुआ डीकंपोजिशन रिएक्शन और नीचे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी तो बोल सकते हो ना, और या फिर क्या बोलोगे? एडिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने याद रखना है कि ये रिएक्शन जो ए है वो किस में चला गया है? बी और सी में से क्या गया? फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो बी और सी है वो ए में वापस आ रहे हैं, इसे हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। तो मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है। तो लिहाजा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकआउट हो गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और सिस्टम क्लोज होगा, तो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन पाएगा, क्योंकि जो ऊपर गैसेस बनी हैं वो और जो कैल्शियम ऑक्साइड नीचे बना है वो दोनों आपस में दोबारा रिएक्ट करके क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपके पास ये कॉनिकल फ्लास्क तो है लेकिन कॉर्क नहीं लगा हुआ, यानी सिस्टम ओपन है। सिस्टम क्या है? अब आपके पास यहाँ पेबल्स हैं, छोटे छोटे से पत्थर हैं, टुकड़े हैं, किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो जब आप इसको हीट करेंगे बंसन बर्नर से या जो भी स्पिरिट लैंप है, जब हीट करेंगे इसको, कॉनिकल फ्लास्क को हीट करेंगे, तो फिर अब क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सीन ये होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी। इट विल
गेट अवे, वो दूर चली जाएगी। और जब वो सिस्टम से दूर चली जाएगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो वापस कभी नहीं आएगी। पता नहीं कहाँ से पकड़ लाओ भाई, मुश्किल काम है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़। अच्छा चले, अगर आप इतने ही माशाल्लाह दानिश्वर है तो मुझे बताएं, जब बोतल खुलती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, कभी कभी तो बोतल भी बाहर आ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है आप क्या उसको रोक सकते हैं, वापस ला सकते हैं, जुड़ के चली गई है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो चली गई यहां से वो वापस आएगी, तो फिर ये क्या रिएक्शन हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया भाई। ये इरिवर्सिबल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो इनका एक प्रोडक्ट है वो गायब हो चुका हुआ है। इसमें जो एक प्रोडक्ट है वो तो सिस्टम में रहा ही नहीं है। हमने तो सिस्टम में रिवर्सिबल उस वक्त करना था ना कि जब ए ने बी और सी तो बनाए। अब सी जब सिस्टम में रहा नहीं तो सी और बी मिलेंगे तो ए बनेगा ना, तो सी है। जब सी नहीं है तो फिर देखें, मैंने एक रिएक्शन आपको बताया और मैं जैसे मैंने शुरू में आपको वीडियो के कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये रिवर्सिबल भी होगा और इरिवर्सिबल भी होगा। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये रिवर्सिबल भी हो सकता है अगर सिस्टम क्लोज है, और अगर सिस्टम ओपन है तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, और क्या है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, मैं आपको अगले पड़ाव में वो बता देता हूं, जिसमें मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन बताता हूं जो बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, जो कि टॉपिक का हमारा अगला पड़ाव है, अगला हिस्सा है, इसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। अच्छा, मैं आप चलें आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी एक मिसाल यहीं पर भी दे देता हूँ। ओके, सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आपको याद है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था, उसमें मैंने आयोडीन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया था और साथ मैंने बना ली थी हाइड्रोजन आयोडाइड। साइंसदानों का मानना है कि जितनी आयोडीन जितना हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, उतना ही हाइड्रोजन अगर टूट जाए और वो हाइड्रोजन और आयोडीन बना दे तो उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आपने क्लास 9 में, आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम याद है, आपने एक सिस्टम क्लोज लिया था, उसमें आपने कहा था कि एवेपोरेशन और कंडेंसेशन अगर दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएं, बराबर, यानी जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड से वेपर बन रहा है और वेपर से दोबारा क्या बन रहा है, लिक्विड। और जितना लिक्विड से वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से लिक्विड बन जाए तो इस अमल को क्या बोलेंगे, डायनामिक का लफ्ज हमें समझाता है कि मैं मोशन में हूं। रुकी हुई चीज को डायनामिक नहीं कहते। द थिंग विच इज इन मोशन इट इज कॉल्ड डायनामिक, इट इज कॉल्ड द डायनामिक कंडीशन। तो लिहाजा ऐसा रिएक्शन जिसमें लेट्स से दैट कि हमारे पास ये पेन है और ये ढक्कन है, हाँ जी समझ गए होंगे आप, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रही हैं। सो आई एम जस्ट रियली जोकिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। तो ये प्रोडक्ट बन गई हैं और उसी वक्त जो है कुछ चीज़ें वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन गई हैं। तो ये साइकिल दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में चल रहा है और आपको लग रहा है रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअली रुका नहीं हुआ। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, मैं शुरू में दिया आपको नेचुरल एग्जाम्पल कि देखें हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.034%, लेकिन मैंने आपको बताया कि पौधे उसको अंदर ले जाते हैं, मैंने आपको बताया कि जानवर उसको बाहर निकालते हैं। अब देखें जब जानवर ने बाहर निकाली कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा हो गई, जब पौधे अंदर लेकर गए कार्बन डाइऑक्साइड तो कम हो गई। तो लिहाजा ये कम ज़्यादा का खेल चलता रहता है, लेकिन ये डायनामिक सिचुएशन रहती है, यानी कि जितना बाहर आया उतना अंदर गया, जितना बाहर आया उतना अंदर गया। सो दैट रियली मेक्स एन आइडिया ऑफ डायनामिक थिंग। सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। सो आई होप आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं, अभी मैं सिर्फ हेडिंग ही बता रहा था, मैं समझा देता हूँ आपको। ओके, सो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट समझाऊंगा और मैं ग्राफ की मदद से आपको समझाना चाहूँगा। मैं ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन करूँगा और ऐसा करेंगे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और ये आयोडीन और हाइड्रोजन की एग्जांपल से समझ लेंगे, ठीक है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक बड़ा तगड़ा सवाल करेंगे, बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर दी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो ये मैं सारा लिख के आपको थोड़ा समझा दूंगा, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी अगर आपके पास किताबें हैं तो उसका निशान लगा लें, मैंने आपको 2 लॉन्ग बता दिए हैं, इस चैप्टर के 2 लॉन्ग मैंने आपको अभी अनाउंस कर दिए हैं। तो अमूमन ये रहता है कि जो मैं लॉन्ग बताता हूँ अमूमन वही बोर्ड में लॉन्ग आते हैं, क्योंकि काफ़ी तजुर्बा है, इट्स बीन टू मच गुड टाइम फॉर टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो आप मेरे साथ रहिएगा GS Academy यूट्यूब चैनल पर, इंशाल्लाह आपकी मैक्सिमम हेल्प करूँगा मैं। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 9.1 और हम अपने पहले हिस्से को वीडियो की ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं हम जानने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम आपसे बात करते हैं अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी क्या एग्जांपल ली जा सकती है। स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होता है कि जब आप देखें कि एक रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से दैट A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो C और D बना रहे हैं, तो A का B के साथ रिएक्ट करना और C और D बना देना, इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और फिर C का D के साथ रिएक्ट करना और C और D का रिएक्ट करके बना देना A और B, इसे कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब ये भी याद रखिएगा कि A और B अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, A और B आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो किस रेट से कर रहे हैं। अब ये आप कहेंगे सर ये रेट 10 रुपए के रेट से कर रहे हैं, 50 रुपए के रेट से कर रहे हैं, तो बेटा ये इसका जवाब नहीं होगा। रेट से मतलब होगा कि हमारे पास कितनी सलाहियत है A के पास B से रिएक्ट करने की, या कितनी सलाहियत है B के पास A से रिएक्ट करने की, और उतना ही होगा आपस में रिएक्शन और वही जाएगा फॉरवर्ड। इसे हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, या आप सिंपली कह लें कि इसको स्पीड भी कह सकते हैं। आप रेट को आप और क्या कह सकते हैं, किस स्पीड से मतलब हो रहा है रिएक्शन, C और D बन रहे हैं। और इस तरह फिर आप यहाँ पर भी लफ्ज लिख लेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये एक क्यूरी है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि साइंसदानों का मानना है, ये बात मेरी भूलिएगा ना, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आ जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। जब ये दोनों रेट बराबर आ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि स्टेट कौन सी चल रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात वो करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो एक रिएक्शन है, लेट्स से दैट कि जो A है और B के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और वो C और D बना रहा है, और A और B ने रिएक्ट किया और C और D बन गया और रिएक्शन रुक गया। A ने B के साथ रिएक्शन किया और वो C और D बना और रिएक्शन क्या हो गया, रुक गया। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई रिएक्शन एकदम रुक गया। यू नो, जैसे आपको सर समझ ही नहीं आई, ये मुझे पता है आपको समझ तो आती कोई नहीं, लिहाजा चले मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स से दैट हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके बहुत से माले हैं, बशीरे की बिल्डिंग है ये, चले ऐसी है बस समझ लें। तो ये बिल्डिंग जो है आप कह लें कि आपने बनाई है और बिल्डिंग बन गई है, और बिल्डिंग बनने के बाद रुक गई है। मतलब जब बिल्डिंग बन रही थी तो रिएक्शन हो रहा था, द थिंग वाज गोइंग ऑन, लेकिन जब बिल्डिंग बन गई और बिल्डिंग बनने के बाद क्या हुआ, बिल्डिंग बनना ही रुक गई। और अब बिल्डिंग कभी बनेगी, अब बिल्डिंग नहीं कभी बनेगी। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ सम रिएक्शंस, कि मतलब वो जो सीमेंट और बजरी और रेत और मट्टी और ईंटें और आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें हो रही थी, वो हो रही थी, तो लेकिन एक वक्त हुआ कि बस वो ख़त्म हो गई, रुक गई। अगर रिएक्शंस हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग ऑन। अगर वो रिवर्सिबल हैं तो फॉरवर्ड भी जा रहे हैं, रिवर्स भी, और वो तो हो रहे हैं। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जो कि कभी हो रहे थे
लेकिन अब वो नहीं हो रहे। जिस तरह पहाड़ बना हुआ है, अल्लाह ने बना दिया उसको, जैसा भी बना दिया, अब वो रुका हुआ है, अरबों खरबों साल से रुका हुआ है। इट्स बीन स्टॉप्ड, इट बीन सीजेस, रुक चुका हुआ है। अब मजीद पहाड़ बड़ा नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड द स्टॉपेज ऑफ रिएक्शन। इसको कहेंगे व्हेन अ रिएक्शन सीजेस। सीजेस का मतलब क्या होगा? रुक जाना। तो रिएक्शन प्रोसीड करना यानी प्रोसेस करना, आगे बढ़ना, रुक जाए, तो उसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपकी बुक में बिल्डिंग की एग्जांपल दी है, तो ये शबीर साहब की बिल्डिंग है, इसको याद रखिएगा। चलें आगे चलते हैं विद द नेक्स्ट डेफिनेशंस। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वो आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताई कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन वो सीज कर जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन है जो सीज ही नहीं करता, चलता रहता है दोनों सिमतों में, और वो एक कंडीशन इख्तियार कर लेता है। उस कंडीशन को डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, और इस ग्राफ में मैं आपको बनाकर सिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास आपको पता है कि वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको बड़ी एक तगड़ी सी बात बताने लगा हूँ। तगड़ी सी बात ये है कि हमारे पास, आपको याद होगा, हमने एक कॉनिकल राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था, याद है आपको? इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने डाली थी आयोडीन और हाइड्रोजन गैस, और दोनों ने आपस में रिएक्शन किया था और बनाया था हाइड्रोजन आयोडाइड। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूटा और दोबारा बन गई आयोडीन और हाइड्रोजन गैस। और हमने ये भी पढ़ा कि फ्लास्क का कलर जो था वो पर्पल था, और पर्पल क्यों था ये भी हमने पढ़ा कि आयोडीन का कलर पर्पल होता है। तो अब सीन ये स्टूडेंट्स कि हमें ये पता लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। अब इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड ये टूटता है हीट की वजह से, और फिर कह लें कि हीट की वजह से टूटे या नॉर्मल हीट की नॉर्मलाइजेशन होने से टूटे, तो ये दोबारा क्या बनाया था? हाइड्रोजन गैस। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा है जो कि फॉरवर्ड भी जाता है और बैकवर्ड भी आता है। तो साइंसदानों का ये मानना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था एट द वेरी वेरी बिगिनिंग, तो आपके पास क्या चीज़ मौजूद थी? सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद थे। प्रोडक्ट तो ना होने के बराबर ही थी, या है ही नहीं थी। जब आपने फ्लास्क में डाला तो हाइड्रोजन और आयोडीन को, तो आयोडाइड तो है ही नहीं था ना बीच में, हाइड्रोजन आयोडाइड तो नहीं था। फ्लास्क में क्या चीज़ मौजूद थी? हाइड्रोजन गैस मौजूद थी और आयोडीन का मॉलिक्यूल मौजूद था। तो लिहाजा वी हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर लेट्स से दैट कि ये ज़ीरो है, ये टाइम भी ज़ीरो ले लें, यहाँ पर आप लगा लें कोई आई डोंट नो, आप 10 मिनट लगा लें, यहाँ पे आप 20 मिनट लगा लें, यहाँ पे आप 30 मिनट लगा लें, यहाँ पे आप 40 मिनट लगा लें, यहाँ पे आप 50 मिनट लगा लें, यहाँ पर आप रेट 10 का लगा लें, 20 का लगा लें, मतलब जिस तरह केले दर्जन में मिल रहे हैं, ओ सॉरी, जिस तरह आपको टमाटर का रेट, बेटा आप समझ रहे ना रेट क्या होता है। मैं यहाँ कुछ सब्जियों के रेट या फलों के रेट नहीं बता रहा आपको, मैं यहाँ पे आपको रिएक्शंस के रेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने किसका रेट लेना है? हाँ, तो आप जाके किसी एलसीडी का रेट ना लीजिएगा जाके, तो आई एम जस्ट रियली जोकिंग। तो मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने रेट लेना है वाई एक्सेस पे, और एक्सेस पे क्या लेना है? और आपको ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट्स हैं एट द वेरी बिगिनिंग, रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके रिएक्शन करने का रेट भी क्या होगा? बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा? कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि रिएक्टेंट्स मीडियम में कम होते चले जाएंगे। सपोज कर लें, अब सोचें कि 10 सपोज कर रहा हूँ 10 ही हाइड्रोजन है और 10 ही आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्या होते जा रहे हैं? ये 8 रह गए और ये भी 8 रहे। मैं सपोज कर रहा हूँ ये 8 रह गए, और यहाँ पर आपको मिले 2 हाइड्रोजन आइड प्रोडक्ट के तौर पे, यू नो, वक्त गुजरने के साथ साथ। लेकिन शुरू में तो 10-10 थे ना, तो लेट्स से दैट कि रेट मैक्सिमम था, क्योंकि जब 10 पार्टिकल्स हैं उन्होंने आपस में रिएक्ट करना है तो उनका रेट भी ज़्यादा होगा।
तो लिहाजा रेट ज्यादा है क्योंकि रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स ज्यादा है, यह आपने बात याद रखनी है। तो लिहाजा अब रिएक्शन के स्टार्ट पे हाइड्रोजन आयोडाइड है नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, लिहाजा जीरो होगा रेट। लिहाजा वक्त के साथ साथ ये रेट क्या करेगा, बढ़ेगा। वक्त गुजर गया, 10 मिनट हो गए और रेट भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। लेट्स से दैट ये बुक के हिसाब से रेट लिख लेता हूँ सो नहीं लिखा हुआ कुछ भी उन्होंने, तो बहरहाल मैं नहीं लिख रहा। तो ये हमारे पास सीन है। तो यहाँ पर जनाब रेट बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आता है कि दोनों सिमतों का रेट जो है वो बराबर हो जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि वो दोनों सिमतों का रेट बराबर ही रहता है। वक्त गुजरता रहता है लेकिन रेट का जो नतीजा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये फॉरवर्ड का भी और रिवर्स का। अब फॉरवर्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग, और इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिंग, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिंग यानी रिएक्शन कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास सीन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड और आयोडीन और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शंस के दरमियान के माबैन। तो ये ग्राफ नहीं आपने भूलना, बस ये लाइनें आपने लगा देनी है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम हर साल इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है बोर्ड में, तो आपको सवाल लिखना है आज की क्लास में, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, शो बाय एन एग्जांपल एंड ग्राफ। ये आप सवाल दर्ज कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपने याद रखना है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आपने वीडियो को पीछे करना है, एक दफ़ा फिर देख लेना है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारी इस मंजिल मकसूद पे नहीं पहुँचे। अभी हमारे पास अभी जो मैंने आपको बताया है रेट, रिएक्शन के रेट्स के बारे में, अब हम इन रेट्स के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब हम इनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब ये मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाऊंगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स में यहाँ लिखने पड़ेंगे, उससे बेहतर है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाके पढ़ा दूँ। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। और मैं आपको एक और बात बता चलूँ, ये आपको जो डायनामिक इक्विलिब्रियम के करैक्टरिस्टिक्स में मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो अगले पेज पे आपका क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आता है बोर्ड में, और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी लॉन्ग के तौर पे पूछा गया है बहुत दफ़ा और शॉर्ट के तौर पे पूछा गया है। और ये मैक्रोस्कोपिक करैक्टर शॉर्ट भी आ सकता है, ये नहीं कि जो मैं लॉन्ग कह दूँ बस उसमें लॉन्ग ही आना, शॉर्ट नहीं आना, तो शॉर्ट के तौर पे भी आप तैयार किया करें। मतलब कुछ पॉइंट्स उसके आगे तो शॉर्ट आ जाएगा, सारे पॉइंट्स आगे तो उसका लॉन्ग बन जाएगा। चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम चलते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात जानते हैं कि फॉरवर्ड की क्या खसूसियात होती हैं और रिवर्स की क्या होती हैं। फिर हम मैक्रोस्कोपिक करैक्टर्स यानी कि बड़े बड़े करैक्टर्स पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के, जो भी मैंने आपको समझाया। जी डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब आपसे मैक्रोस्कोपिक करैक्टर्स की। आई होप के कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये। अब इसमें अगर हम देखें फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में और रिवर्स रिएक्शन के बारे में, तो क्या बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी हैं, और ये रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, सी और डी। तो ए और बी क्या हुए, रिएक्टेंट्स हुए, और ये रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, सी और डी बना देंगे। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, रिवर्स में क्या होता है, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। यानी कि सी और जो डी हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, ए और बी बना देंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखें, ये साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, और ये साइड कौन सी है, राइट साइड है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं ये। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो फिर कॉमन सेंस क्या कह रही है, रिवर्स क्या होंगे, राइट से लेफ्ट आएंगे। तो ये लिखा हुआ राइट से लेफ्ट आएंगे। उसके बाद जी थर्ड मैक्रोस्कोपिक करैक्टर है कि इट एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। शुरू में मैंने आपको भी सिखाया डायनामिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, वेरी फास्ट होगा। और अगर यही आप रिवर्स में देखेंगे, बिगनिंग में यानी शुरुआत में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो नेग्लिजिबल ही होगा ना। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नज़रअंदाज करने के काबिल। तो लिहाजा ये नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो है नहीं हमारे पास, सी और डी तो है नहीं। तो जब सी और डी है नहीं तो रिएक्ट आप उसमें क्या करेंगे, क्या ख्याल है, आटा नहीं है, पानी नहीं है,
तो गूंदेंगे क्या, आटा और पानी और फिर ही गूंदेंगे ना। तो लिहाजा ये सीन है कि प्रोडक्ट्स है नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, रिएक्शन होगा नहीं तो रेट नेग्लिजिबल हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट तो इंटरेस्टिंग है कि जो इट फ्लोज डाउन ग्रेजुअली, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं उन्होंने हमेशा क्या करना होता है, खुद को स्लो कर देना होता है। और रिवर्स रिएक्शन चूंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स बढ़ रही होती हैं ना, तो लिहाजा ये स्लो डाउन हो रहा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज कर रहा होगा ग्रेजुअली, तो स्पीड अप हो रहा होगा। तो क्या सीखा हमने, ये सीखा कि रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स बनाते हैं। हमने सीखा कि रिएक्शन लेफ्ट से राइट प्रोसीड करता है और ये, तो स्टूडेंट्स अब ये भी आपने सीख लिया कि जो इनिशियल रेट होता है वो रिएक्शन का क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, और जो रिवर्स रेट होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, ये ना होने के बराबर होता है, और ये स्लो डाउन करता है ग्रेजुअली और वो स्पीड अप करता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, और रिवर्स रिएक्शन, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं अब एक और करेक्टरिस्टिक्स की तरफ, और हम बात करते हैं आपसे मैक्रोस्कोपिक करेक्टर्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि आखिर अब डायनामिक इक्विलिब्रियम के बड़े बड़े खसूसियात कौन से हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। तो पहला खसूसियत जो है, तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने पहले भी एग्जांपल में पॉइंट समझाया हुआ है कि मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको आपने हीटअप करना है तो आपने वो सिस्टम को क्या करना है, क्लोज रखना है। सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा। तो पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम, कि इक्विलिब्रियम आपको कहाँ मिलेगा, क्लोज सिस्टम में ही मिलेगा, क्योंकि इन विच सब्सटेंसेस नीदर लीव और नीदर एंटर। तो आपको याद होगा जब दूसरा सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करवा दी थी कॉनिकल फ्लास्क से, तो ये आपको याद रहना चाहिए पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जो रिएक्शन है कभी रुकता ही नहीं है। डायनामिक का मीनिंग ही ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बनते रहें और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बनते रहें। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हर वक्त हो रहे हैं, कीप टेकिंग प्लेस हो रहे हैं और सेम रेट पे हो रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रेट भी इनका सेम है। याद रखो डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त अचीव करेंगे जब रेट क्या होगा, सेम होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और फिर जो रिवर्स रिएक्शन है वो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो ये अपना लेफ्ट राइट ना ख़राब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है, यानी जो मिकदार है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो कभी नहीं चेंज होती। ये भी बात काबिल गौर है, ये भी एक बहुत बड़ा करेक्टर है। यानी अगर आपने जब कॉनिकल फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट डाला, जब रिएक्शन हो रहा था, क्या कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ गया, क्या कैल्शियम कार्बोनेट कम हो गया? ना वो बढ़ा ना वो कम हुआ, बल्कि वो हमेशा कंसंट्रेशन क्या रहेगी, उसकी सेम रहेगी रिएक्शन होने के दौरान। जैसे एक और भी साइंसदान ये बात करते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहती हैं, कलर भी नहीं चेंज होता, डेंसिटियाँ भी चेंज नहीं होती, रिमेंस दी सेम। उसके बाद ये महाशय कुछ यहाँ से गुजर रहे हैं, इधर इनको ट्रैफिक वालों को जाने दें यहाँ से। बरसाती मौसम में यही होता है कि काफ़ी मखलूक अल्लाह की जो है, ये देखें, ये थोड़ा सा आपको जूम करके पहले ये दिखाते हैं। ये ले डियर स्टूडेंट जूम कर दिया आपको मैंने, ये माशाल्लाह कोई 6 पैरों वाला कीड़ा है। ये सुसरी का छोटा भाई लग रहा है मुझे। हाँ जी वही है, सुसरी है ये, सुसरी जी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो किसी भी साइड से आ सकती है, वो लेफ्ट से भी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। यानी कहना वो ये चाह रही है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स इस वक्त 9 है एट द वेरी बिगनिंग और प्रोडक्ट्स आपके पास 0 है, 10 कर लेते हैं, और जब रिएक्शन मिडिल पे आया तो 5 आपके पास रिएक्टेंट्स हो गए और 5 ही आपके पास प्रोडक्ट्स हो गए। अब ये इक्विलिब्रियम तो आ गया हुआ है ना, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि 6 जो हैं वो आपके पास रिएक्टेंट्स हों और आपके पास जो प्रोडक्ट्स हों वो कितने हों, 4 हों। अब कहाँ से आएगा इक्विलिब्रियम? डेफिनेटली फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। 6 वाला इधर कन्वर्ट होगा तो इधर भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 4 आपके पास रिएक्टेंट्स हों और 6 आपके पास प्रोडक्ट्स हों, तो अब राइट साइड से इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि 6 इस तरफ है, तो लिहाजा 6 से जब इधर एक प्रोडक्ट मूव करेगा तो आप कह लो कि
जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं बराबर हो जाएंगे। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आ सकता है, फ्रॉम लेफ्ट साइड और दी लेफ्ट साइड राइट साइड। उसके बाद द फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी एलिजिबल पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब की जा सकती है एंड अगेन अचीव्ड, और बाद में फिर दोबारा उसको हासिल किया जा सकता है अंडर दी गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि प्रेशर नहीं छेड़ना आपने, कंसंट्रेशन नहीं छेड़नी आपने, टेम्परेचर नहीं छेड़ना आपने। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ये पंगे करते हैं, यानी आप कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी आप कॉर्क खोल के आपने कैल्शियम कार्बोनेट और डाल दिया उसके अंदर, आपका दिल कर रहा था, तो लिहाजा आप कर लें ऐसा। लेकिन ये है कि बाद में दोबारा फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। आपने कंसंट्रेशन से तो पंगा ले लिया, मसला कर दिया, आपने कैल्शियम कार्बोनेट तो बढ़ा के कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया है, लेकिन बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव हो जाएगा। लेट्स से दैट आप प्रेशर बढ़ा दें। अब कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रेशर लेट्स से दैट 1 atm था, अब आपने कहा ऐसा करते हैं 2 atm करके देखते हैं प्रेशर क्या, इसका रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो आप 2 atm कर दें। अब 2 atm पे जो इक्विलिब्रियम आना होगा वो 2 atm पे आ जाएगा, या आप 1 atm प्रेशर है तो आप हाफ atm कर दें, उसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम ने आना ही होता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप 25 डिग्री पे टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, आप ऐसा करें आप 100 डिग्री पे कर लें तो फिर भी 100 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिपेंड करता है। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। उसके बाद ये अगला पॉइंट वो बता रहे हैं कि टेस्ट योरसेल्फ कर लें 9.1, तो इसको हल कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ 9.1 की। पहला सवाल किया जा रहा है व्हाई अ रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो कभी कंप्लीट क्यों नहीं होता। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता बिकॉज एज सून एज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जैसी प्रोडक्ट्स बनती हैं दे बिगैन टू रिएक्ट विद ईच अदर। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में रिएक्शन शुरू कर देती हैं एंड डिकम्पोज बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, और फिर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देती हैं। इवन डिकम्पोज करें या ना करें लेकिन दोबारा रिएक्टेंट्स बना देती हैं। एंड इट मीन्स रिएक्टेंट्स डू नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली। इससे पता लगता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो इवन प्रोडक्ट बना तो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट जब दोबारा रिएक्टेंट्स बन रही है तो रिएक्टेंट्स सारे कंज्यूम तो हो नहीं रहे, क्योंकि रिएक्टेंट्स तो रिएक्शन के दौरान दोबारा बनी जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन विच नेवर स्टॉप्स। अगर ऐसा रिएक्शन कहो कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाए वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन जो नेवर कंप्लीट्स, जो कि कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको कभी ये बोर्ड में सवाल आ जाए जी कौन सा रिएक्शन जो कभी कंप्लीट नहीं होता, तो आपने कहना है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। सो अगली बात करते हैं। अगली बात में हम करेंगे आपसे अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है स्टूडेंट्स कह लें कि इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। व्हेन अ रिएक्शन सीजेस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें वो रिएक्शन होना सीज कर देता है, यानी रिएक्शन प्रोसीड होना ही बंद कर देता है। इसमें हमने एग्जांपल ली थी कि फिज़िकल फिनोमिनन है ये, कि जैसे बिल्डिंग जो है वो स्टैंड करी रहती है और फॉल डाउन नहीं होती बिकॉज ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट ऑल आर बैलेंस। उसमें सारी फोर्सेज बैलेंस हो चुकी हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे मज़ीद क्वेश्चन की, जो थर्ड क्वेश्चन है कि वाई आर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें हैं, कंसनट्रेशन हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। इसकी वजह भी यही है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, उतने ही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो जितने रिएक्टेंट हैं वो रिएक्टेंट रहते हैं, जितने प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट रहते हैं। रिएक्शन हो रहा होता है लेकिन लग रहा होता है कि वो नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा होता है। तो लिहाजा बिकॉज एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये आप कह सकते हो। सो देयर इज नो ओवरऑल केमिकल चेंज, हैंस द अकाउंट या अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ रहें, अभी सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। जो आपके क्लास फेलोज हैं, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ मैथ एक्शन, उसको हम प्रॉपरली पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह जो भी इसके सवाल, क्यूरीज, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स, लेक्चर सब आपको देंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।